सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने द्विवेदी काल की वास्तविक प्रारंभिक शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से इस द्विवेदी काल के अंतर्गत क्या क्या मोटे तौर पर जो विशेषताएं रही और क्यों रही, उसका एक हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कुल 6 जो विशेषताएं थी इस काल की, उसका हमने एक सारभूत अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत देशभक्ति की कविता के विषय में हमने चर्चा की थी, धार्मिक कविता के विषय में चर्चा की थी, सामाजिक कविता के विषय में चर्चा की थी और उसके पश्चात हमने इतिवृत्तात्मकता के विषय में भी पढ़ा था और प्रकृति चित्रण के विषय में भी पढ़ा था और कालानुसरण की क्षमता। अब हम इसी विचारधारा के अंतर्गत अगले जो कुछ कवि भाग 2 के अंतर्गत यानी कि द्विवेदी युगीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में बची हुई प्रवृत्तियों के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाग 2 के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस काल के अंतर्गत और भी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जिन विशेषताओं के आधार पर यह काल एक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि द्विवेदी युग एक ऐसा युग था जिसने कि आधुनिक काल को एक स्वर्णिम स्थान प्रदान किया है और यह काल एक स्वर्णिम काल के रूप में भी जाना जाता है। तो हम अगली काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, तो जिसके अंतर्गत सबसे पहली यानी कि नंबर 7 पर आती है बौद्धिकता की प्रधानता। बौद्धिकता की प्रधानता की यदि हम बात करें तो इस युग का कवि और उसका काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति के बौद्धिकतावाद से अत्यंत प्रभावित हैं। प्रस्तुत युग के कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत गौरव और सांस्कृतिक उच्चता का प्रतिष्ठापन करना अभिष्ट था, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाले भारतवासी के मन से हिंदता की भावना का निराकरण असंभव था। अतः इस युग के कवि ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या की। गुप्त के राम अवतारी राम न होकर आदर्श मानव हैं, जो कि कोई दिव्य संदेश नहीं लाए, बल्कि निज कर्मों से इस भू को स्वर्गवत लगाम बनाने आए हैं। हरियुद्ध ने कृष्ण और राधा भी आदर्श समाज सुधारक तथा नेता हैं। इस प्रकार इन कवियों ने राम और कृष्ण की कथा में कई नवीन तत्वों का समावेश किया। लक्ष्य एकमात्र देश के हितैषियों को देशोन्नति का मार्ग प्रदर्शित करना था। कवि की इस मनोवृत्ति का रहस्य तत्कालीन परिस्थितियों में निहित है। आर्य समाज के प्रभाव के फलस्वरूप उस युग के हिंदू के हृदय में अपनी उच्चता का भाव दृढ़ हो रहा था और साथ ही साथ उनमें निजी संस्कृति के गौरव का एहसास भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल के अंतर्गत जो बौद्धिकता की जो विशेष प्रधानता है वह मुख्य रूप से उभरती हुई दिखाई देती हैं। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है देश का अतीत गौरव और संस्कृति। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवि जो है उन्होंने देश के अतीत गौरव और उसकी संस्कृति को पूर्ण रूप से उभारने का प्रयास उन्होंने अपनी कविताओं के अंतर्गत किया। द्विवेदी युगीन कविता में लोक सेवा, विश्व प्रेम, लोक रक्षा, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व, संगठन और उन्नयन आदि की अनेक भावनाएं मिलती हैं। खूबी इस बात की है कि उक्त तत्व भारत के अतीत में भी मिलते हैं। इस प्रकार इस युग के कवि ने अपने अतीत राम और कृष्ण आदि की कथाओं में विविध नवीन तत्वों का समावेश करके उनकी बुद्धिसम्मत व्याख्या प्रस्तुत की। कवि ने अतीत के गौरव का स्मरण दिलाकर वर्तमान के निर्माण का उत्साह बढ़ाना चाहा है। इस युग के कवि ने अतीत के दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान और समृद्धि सबका विशद गान किया। वह यह पुकार उठा है, उन्होंने कहा है कि संसार को पहले हम ही से ज्ञान शिक्षा दान की। इसी प्रकार उन्होंने कहा है वह पुण्य भूमि प्रसिद्ध हैं, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देश के अतीत गौरव और उसकी संस्कृति का पूर्ण रूप से इन्होंने बखान किया है।
इन कथनों के आधार पर हमें यह प्रतीत होता है कि इस काव्यधारा के जो कवि थे वो हिंदू पुनरुत्थान के लिए अधिक चिंतित है। और यह स्मरण रखना होगा कि उसे अन्य जातियों से विद्वेष नहीं, इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव को दूर करने के लिए, हिंदुओं में जातीय अभिमान को जगाने के लिए अपनी संस्कृति की उच्चता का विश्वास दृढ़ किया और सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देशभक्ति का जो गौरव है, अतीत गौरव है, जो संस्कृति है, उसको पूर्ण रूप से उभारने का प्रयास किया। अगली काव्यगत विशेषता है नवीन तथा साधारण विषय। नवीन तथा साधारण विषय के आधार पर हम यदि बात करें तो इस काव्य धारा के कवियों ने अपनी काव्य की कविताओं के अंतर्गत नए नए विषयों का चयन किया और उसके साथ साथ विषयों का चयन तो नया किया, लेकिन वो विषय भी बड़े ही साधारण थे जो प्रत्येक मनुष्य के साथ जुड़े, जिन जीवन के साथ जुड़ाव रखने वाले विषय थे। इस संबंध में आचार्य शुक्ल भी ये कहते हैं कि खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई भूमियां भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नहीं, नई विचारधारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, परंतु गहराई के साथ नहीं। त्याग, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। उदाहरणार्थ गोपाल शरण की उल्हाना, हृदय की वेदना, कमला प्रसाद गुरु की से मैना की स्वतंत्रता, रामचरित उपाध्याय की विविध विडंबना, हरिओत जी की भोर का उठना, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं ये कविताओं के साधारण विषय थे। इन साधारण विषयों को उन्होंने ग्रहण किया और उन्हें अपनी कविता का विषय बनाया। इसी काव्य धारा की अगली प्रवृत्ति के अंतर्गत यदि हम बात करें तो वह आती है अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य के अंतर्गत यदि देखें तो क्योंकि द्विवेदी युगीन काव्यधारा भारत के अतीत गौरव और संस्कृति को अभिव्यक्त करने वाली थी, तो हमारे प्राचीन गौरव और संस्कृति के जितने भी जो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ, उन ग्रंथों का पूर्ण रूप से अनुवाद किया गया और अनुवाद करके सामान्य जनता के अंतर्गत उसका प्रचार और प्रसार भी किया गया। इस काल में देशी और विदेशी भाषाओं के साहित्य की कविताओं का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद हुआ, क्योंकि इस समय तक आते आते ब्रज भाषा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और एक नई भाषा खड़ी बोली के रूप में सभी चारों ओर प्रसारित हुई। तो जो अन्य भाषाएं थी, चाहे वह विदेशी भाषा हो या देश की संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषाएं हो, उन सभी का खड़ी बोली के अंतर्गत अनुवाद हुआ। आचार्य द्विवेदी का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाना था, अतः उन्होंने अनुवाद की प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन दिया। हम पहले भी यह बात करते रहे हैं कि द्विवेदी जी के सामने दो मोटे तौर पर शैलियाँ थी, एक बंगला की कोमलकांत पदावली और दूसरी मराठी की वर्णनात्मक इतिवृत्तात्मक शैली। द्विवेदी जी ने हिंदी कविता के लिए दूसरी को अपनाना अधिक उचित समझा और वह उनके मन के अनुकूल भी थी। इस काल में अन्य कवियों ने भी कविताओं में इसी शैली का निर्वाह किया। बंगला भाषा के साहित्य की भाव सामग्री को इन्होंने उक्त शैली में अनुवादित किया। मैथिली शरण गुप्त ने माइकेल मधुसूदन दत्त के दो काव्यों मेघनाद वध तथा विहरणी ब्रजांगना का सुंदर अनुवाद किया। इन्होंने नवीन चंद सेन के प्लासी युद्ध का भी सफल अनुवाद किया। सियाराम शरण गुप्त आदि कई कवियों की कविताओं में रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का भी स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अनुवाद कार्य भी किए गए। इसी कड़ी में यदि अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह है काव्य रूपों में अनेकता। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के अंतर्गत जो काव्य की रचनाएं हुई, उन काव्य के अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं, चाहे वह प्रबंध काव्य के रूप में हो, चाहे खंड काव्य के रूप में हो, चाहे प्रगति या मुक्तक काव्य के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। यानी काव्य के विभिन्न अलग अलग रूप है और अलग अलग रूपों के अंतर्गत इन्होंने रचनाएं की हैं। इस काल के अंतर्गत प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगति मुक्तक का भी प्रणयन हुआ। गीतों में छायावाद की लाक्षणिक व्यंजना और अप्रस्तुतों की योजना का भी अनुकरण किया गया, परंतु विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस युग के कवियों की मनोवृत्ति बाह्य वर्णनों में अधिक रमती रही। इस युग की साहित्यिक अनेक रूपता के संबंध में डॉक्टर कृष्ण लाल लिखते हैं, 25 वर्षों में ही अद्भुत परिवर्तन हो गया।
मुक्तकों के वन खंडों के स्थान पर महाकाव्य, आख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य और गीतों से सुसज्जित काव्य उपवन का निर्माण भी होने लगा। तो इस प्रकार से काव्य रूपों की अनेकता हमें देखने को मिलती हैं। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है छंद। छंद के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस समय हम बात करते हैं कि एक तरह से पूरा जो बदलाव है वह बदलाव हमें द्विवेदी युग के अंतर्गत देखने को मिलता है, चाहे वह भाषा के अंतर्गत हो व चाहे छंद के अंतर्गत हो, सभी के अंतर्गत पूर्ण रूप से एक नया बदलाव देखने को मिलता है। तो इस समय जो ब्रज भाषा समर्थकों को भी खड़ी बोली का प्रयोग करना पड़ा और खड़ी बोली के अंतर्गत पूर्ण रूप से छंद से मुक्त काव्य की रचनाएं लिखी जाने लगी। उसके अंतर्गत फिर भी एक नए छंदों का प्रयोग हुआ, जिसमें जैसे लावनी है, उर्दू की बहरों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से नवीनता लाने का प्रयास उन्होंने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत किया। फिर भी इस काल में ब्रजभाषा के कवित और सवैया आदि छंदों का प्रयोग भी होता रहा है, उनका भी प्रयोग, लेकिन यह हम देखते हैं कि अधिकांश जो रचनाएं हैं वह छंद मुक्त होती हुई हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती हैं, जिसका प्रभाव हमें आगे प्रयोगवादी विचारधारा के अंतर्गत पूर्ण रूप से दिखाई देता है। फिर भी छंद से के बंधन में बंद करके ही साहित्य रचना लिखना इनका मूलभूत उद्देश्य हो चुका था। अंतिम जो काव्यगत विशेषता है वह है भाषा संस्कार। भाषा संस्कार की बात करें तो यह द्विवेदी युग की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि खड़ी बोली के आंदोलन में खड़ी बोली के समर्थकों को सफलता मिली। इन्होंने ब्रज भाषा की को काव्य क्षेत्र से अपदस्थ करके साहित्य के दोनों क्षेत्रों गद्य और पद्य में खड़ी बोली का अबाध प्रयोग किया और उसकी काव्य उपयुक्तता सिद्ध की, परंतु अभी तक उसके रूप में परिष्कार तथा संस्कार की आवश्यकता बनी थी, जिसे द्विवेदी जी तथा अपने सहयोगी गुप्त व हरियोध आदि ने पूरा किया। खड़ी बोली की पदावली के परिष्कार कार्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम विस्मरणीय है। इन्होंने उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत प्रयोग का पर अत्यधिक बल दिया, वाक्य विन्यास को शुद्ध किया और विभक्तियों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार इन्होंने खड़ी बोली के रूप को स्थिरता प्रदान की, उनमें स्वच्छंदता और परिपक्वता आ गई। इस समय में खड़ी बोली की कविता की शैली उत्तरोत्तर स्वच्छ, शक्तिशाली और अभिव्यक्तिपूर्ण होती गई। छायावादी युग की कविता में मसरणता, कलात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता के लिए बहुत कुछ भूमि द्विवेदी युग में तैयार हो गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण अगर हम अध्ययन करते हैं तो द्विवेदी युगीन काव्य की परंपरा जो है वह भारतेंदु युगीन काव्य की परंपरा से कहीं अधिक श्रेष्ठ और समृद्ध थी। एक तरह से एक सुधार था जो कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करने का कार्य इस द्विवेदी युगीन काव्य धारा के कवियों ने किया। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से द्विवेदी युगीन काव्य की संपूर्ण प्रवृत्तियों का एक विस्तृत और विशद चित्रण किया है और उनकी विशेषताओं के विषय में भी हमने चर्चा की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।